हेलो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। सो स्टूडेंट्स, हम द जामुन ट्री इस लेसन को पढ़ रहे थे, जिसकी हमने एक स्टोरी टेलिंग यानी पूरी कहानी को जान लिया कि इस कहानी में कौन कौन सी बातें हुई थी। उन पहलुओं पर हमने विचार किया। तो आज के इस सेशन में हम इसके एक्सरसाइज पोर्शन को पूरा करेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज है, अब मैं उसे पढ़ना शुरू करती हूँ। ये है वोकैबुलरी पोर्शन जिसका एक्सरसाइज है, इसे मैं रीड कर रही हूँ। टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन बोल्ड। मतलब कि इस जो सेंटेंस में जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है यानी गहरे अक्षरों में उन जो शब्द हैं, ठीक है, उनका हमें उचित मीनिंग वाला शब्द को टिक करना है। ठीक है, जैसे कि पहला है मॉम्पी एंड टिंकी वर एंथुसियास्टिक अबाउट कटिंग द जामुन ट्री। यहाँ पे एंथुसियास्टिक ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साह, तो इसका सही मतलब होगा बी आंसर है, जिसका मतलब होता है एक्साइटेड। आप उत्साहित के लिए आप एक्साइटेड वर्ड भी बोल सकते हो या फिर एंथुसियास्टिक। ठीक है, सेकंड है दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन विथ विच आंट टोल्ड। यानी कि वे आंट के उस डिसिप्लिन को देखकर यानी अनुशासन को देखकर आश्चर्यचकित थे। मार्वल्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या अचरज में पड़ना। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, जिसका मतलब है वंडर्ड। थर्ड है जोनैक सैड इट इज ऑब्वियस दैट वी कैन नॉट कट द ट्री। यानी कि ये तो ऑब्वियस है, यानी ये तो साफ साफ है कि हम इस पेड़ को अब कट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो रहेगा सी, जिसका मतलब होता है कि क्लियर। यानी ये तो साफ साफ पता चल जा रहा है कि हम इस पेड़ को कट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से बच्चों इस वोकैबुलरी पोर्शन में हमने देखा है कि जो बोल्ड लेटर में जो शब्द दिए थे यानी गहरे अक्षर में जो हमें शब्द मिले थे, हमें उन्हीं शब्दों का जो असली मीनिंग है उसको फाइंड आउट करना है और उससे रिलेटेड जो हमें ऑप्शन मिले हैं उसमें से सही ऑप्शन, सही मीनिंग वाले ऑप्शन पर टिक करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन शुरू होता है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन यानी कि व्याकरण पोर्शन, जिसका पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है इसे देखते हैं। सब्जेक्ट यानी हो जाएगा कर्ता। तो चलिए यहाँ पर आपको ए और बी दो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है इसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपका सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। सब्जेक्ट जो कि कर्ता कहलाता है यानी जो काम करता है। ठीक है, जिसमें कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम ये हो सकते हैं। और उसके बाद वर्ब यानी क्रिया। क्रिया तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि आना, जाना यानी गो या कम। ठीक है, या फिर टॉक, ये सब क्या होते हैं, क्रिया होती है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी जिस पर हम काम करते हैं। तो फर्स्ट मैं सेंटेंस को रीड करती हूँ। अ पेयर ऑफ स्क्वारल्स केम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्वारल्स यानी गिलहरियों का जोड़ा वो आता था यहाँ पे रेगुलर उस फ्रूट को कुतरने के लिए, यानी कि फलों को कुतरने के लिए वे रेगुलरली आते थे। तो अ पेयर ऑफ स्क्वारल्स, ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है यही है सब्जेक्ट, और केम से लेके फ्रूट्स तक का ये हो जाएगा प्रेडिकेट, जिसमें कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों जुड़े हुए हैं। सब्जेक्ट के बाद किसी सेंटेंस में बचा हुआ जो पार्ट रहता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर है स्क्वारल। ठीक उसी तरह से बी में देखते हैं, हनी बीज फिल्ड द एयर विद देयर बजिंग। तो हनी बीज क्या है, हनी बीज हो जाएंगे सब्जेक्ट।
फील्ड कर देना यानी भर देना। हनी बीज अपनी बिज यानी की आवाज से यानी भनभनाहट की आवाज से एयर को भर दे देते हैं। तो इस प्रकार से वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हो जाएंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद की बची जितनी लाइन है या जितने भाग है वे कहलाएंगे प्रेडिकेट। सो बच्चों, यहाँ पर जो लाइन दी हुई है मैं आपको क्लियरली ये बात बता दे रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले जो भी बातें स्टार्ट होती हैं, जिससे भी वे सेंटेंस शुरू होता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी जो काम करता है। उसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब यानी कौन सा काम, किस तरह का काम, पढ़ना था, लिखना था, खाना, जाना, किस प्रकार का काम। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊं, यहाँ पर फर्स्ट एक बॉय का इमेज दिया गया है और बाजू में एप्पल को दिया गया है। अगर मैं बोलूं कि द बॉय ईट्स एप्पल यानी कि लड़का एप्पल यानी कि सेब खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर द बॉय क्या है, यहाँ पर द बॉय है सब्जेक्ट, वो काम करता है। क्या काम करता है? ईट्स यानी खाना, किसको? एप्पल को, तो एप्पल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा द बॉय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ईट्स एप्पल, ईट्स एप्पल, इन दोनों को एक साथ हम बोल देंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद किसी भी सेंटेंस के बाद आई जितने भी भाग होंगे, जितने भी भाग होंगे वे सभी कहलाएंगे प्रेडिकेट। ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमेशा ये बात याद रखना कि जिस सेंटेंस में शुरुआत में जो काम करता है हमें पता चल जाएगा कि करता कौन है, तो वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद बची हुई जितने भाग रहेंगे वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको एक पैरा दिया गया है जिसमें कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे रीड करते हैं। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन्स इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू, यानी जामुन की जो स्वीटनेस रहती थी वे यानी मिठास वो अन्य मेहमानों को भी बुलाती थी। तो यहाँ पे द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन जो कि अंडरलाइन किया गया है वो कहलाएगा सब्जेक्ट। इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू ये कहलाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ स्क्वारल्स हु लिव्ड इन अ नियर बाय बैम्बू ग्रूव केम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स, यानी कि जो बैम्बू ग्रूव यानी बैम्बू के जो बगीचे में स्क्वारल्स यानी गिलहरियों का जोड़ा रहा करते थे, वे इस फ्रूट को कुतरने के लिए रेगुलरली आते थे। तो अब पेड़ से लेकर बैम्बू ग्रूव यहाँ तक आएगा सब्जेक्ट। ओके, केम रेगुलरली से लेकर फ्रूट तक आ जाएगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है, स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from fruits। यहाँ पर जो बहुत अधिक संख्या में नीले रंग की मक्खियाँ इस ट्री में जो क्या करती थी, उड़ती रहती थी और जो नेक्टर होता था जो फ्रूट का उसे वे पीती थी। तो यहाँ पे स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स यहाँ तक हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट जो कि अंडरलाइन किया गया, और फ्लीटेड से लेकर फ्रूट्स तक हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। आगे है हनी बीज हु सीम्ड टू बी फॉरएवर बिजी, यानी कि जो मधुमक्खियाँ थी जो कि बिजी दिखाई देती थी, हमेशा बिजी दिखाई देती थी। फिल्ड द एयर विद देयर अर्जेंट बिजिंग, वे जो वातावरण को यानी हवाओं को अपनी भिनभिनाहट से भर देती थी। तो हनी बीज से लेकर बेटा बिजी तक ये सब्जेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और फिल्ड द एयर से लेके बजिंग तक आ जाएंगे प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट है, ants arrived in great numbers marching in straight lines to carry off the fruit which had fallen onto the ground। यहाँ पर ants
आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, आंट क्या करते थे, जो बहुत बड़ी संख्या में आते थे और ये स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन में चलते हुए उन फ्रूट्स को कैरी करते थे, यानी कैरी ऑफ करना यानी उठाना, ले जाते थे, जो कि जमीन में गिरे हुए होते थे। तो अराइव्ड से लेके ग्राउंड तक हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ओके, जो सब्जेक्ट ने काम किया है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द आंट्स। यहाँ पे द चिल्ड्रन जो कि अंडरलाइन किया गया है वो कहलाएगा सब्जेक्ट, वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग आंट्स ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सो बच्चों, यहाँ पर ये एक्सरसाइज जहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना था ये फिनिश होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि आप दिए गए नीचे सेंटेंसेस को आप उचित जो आपके सब्जेक्ट यानी कर्ता या फिर प्रेडिकेट से आप फिलअप करो। ठीक है, तो फर्स्ट है द पीपल लिविंग इन द रिमोट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ आर मोस्टली ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होता है कि जनजाति, मतलब कि ऐसे लोग जो कि छत्तीसगढ़ के रिमोट एरिया में रहते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, यानी जनजाति वाले होते हैं। सेकंड है डैश इज अननोन टू मी, तो यहाँ पर हम किसी सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, कौन, रीमा इज अननोन टू मी। यहाँ पर आप रीमा की जगह कोई और टर्म भी यूज करते हैं। रीमा मेरे लिए अज्ञात है या अनजान है, मैं उसे नहीं जानता। थर्ड है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हम प्रेडिकेट लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर इट्स ग्रीनरी, यानी छत्तीसगढ़ अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। फोर्थ है द बिहू फेस्टिवल, यहाँ पर द बिहू फेस्टिवल सब्जेक्ट है, इसके बाद में प्रेडिकेट आ जाएगा इज सेलिब्रेटेड इन असम, यानी कि बिहू फेस्टिवल को असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इन डेमोक्रेसी, यानी कि गणतांत्रिक में, यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पीपल। ठीक है, इलेक्ट द गवर्नमेंट, जो लोग होते हैं वो सरकार को चुनते हैं। चलिए बच्चों, अब ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। बच्चों, आपने इस लेसन में वन और वंस पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन कहाँ पे यूज किया गया और वंस कहाँ पर यूज किया गया, तो हमेशा याद रखिएगा वन का यूज तब किया जाता है जब हम किसी सिंगुलर यानी एक वचन के बारे में बात करेंगे, वहीं वंस का यूज तब किया जाएगा जब हम प्लूरल यानी बहुवचन के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए को देखिए, वर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट, यानी कि क्या, लिटिल वंस यानी कि छोटे जो पक्षी थे वो इस नेस्ट में यानी घोंसले में थे। वंस का मतलब होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी होंगे। ठीक है, जो पक्षी थे वे इस नेस्ट में थे, इस प्रकार की बातें हुई। सेकंड है इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स फॉर अ ट्री टू ग्रो, यानी कि ये एक ट्री को ग्रो करने के लिए साल दर साल मतलब समय लेता है। बट टू कट वन डाउन टेक जस्ट अ फ्यू आवर्स, यानी कि किसी को इस पेड़ को जो कट करने के लिए बस थोड़ा ही समय लगता है। तो यहाँ पर जो वन है वो एक वचन के लिए यानी सिंगुलर के लिए बोला गया है, और जहाँ पर ए सेंटेंस में हम जाएं तो वहाँ पर वंस बहुत सारे जो चिड़िया के जो पक्षी रहेंगे, चिड़िया के जो बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी हैं उनके लिए वंस यूज किया गया है। और यहाँ पर जो वन टर्म बी सेंटेंस में यूज किया गया है वो सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज किया गया है, यानी कोई भी उस पेड़ को जो काटेगा उसके लिए तो बहुत कम समय लगेगा उस पेड़ को काटने में। चलिए, और यहाँ पर ये भी बात याद रखना कि पहले तो हमने ये बात याद कर लिया कि वन का यूज सिंगुलर के लिए किया जाएगा, वंस का यूज प्लूरल के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है इन दोनों का यूज
तभी भी किया जा सकता है, वो भी विच के बाद में। ठीक है, आप किसी सेंटेंस में जब कोई क्वेश्चन करते हो तो विच के बाद में आप वन या वंस दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन वन का यूज तभी किया जाएगा जब आप कोई सिंगुलर वाली बात करेंगे, और वंस का यूज तब किया जाएगा जब आप बहुवचन वाली बातों के बारे में अगर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिसाइट अ पोएम। रिसाइट करना यानी पाठ पढ़ना। तुम इस पोएम के पाठ को पढ़ सकते हो। विच वन डू यू चूज, यानी कि कौन सा पोएम तुम चूज करते हो। ठीक है, किसी एक पोएम के बारे में बात किया जा रहा होगा कि विच वन, यानी कोई एक, तो इसके लिए हम क्या यूज किए, विच। वहां पे हमने कौन सा वन यूज किया, ONE, ना कि वंस। ओके, नेक्स्ट है देयर आर मैनी बुक्स हियर, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं। ओके, विच वन आर योर्स, यहाँ पर विच वंस यूज किया गया है। ओके, यहाँ पर बहुत सारी किताबें, तो तुम्हारी किताबें कौन सी हैं। ठीक है, विच वंस यानी बहुत सारी किताबें में तुम्हारी किताबें कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सी किताबों के लिए बातें कर रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम वंस का यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए अब इसके एक्सरसाइज पोर्शन को देखते हैं। हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, यानी कि तुम्हारे बच्चे कितने साल के हैं। ओके, तो अब आप जवाब कैसे देंगे कि पहले एक बच्चे का बताएंगे, दूसरा दूसरे बच्चे का बताएंगे, राइट। तो आंसर भी ये होगा, द यंगर वन इज 4 एंड द ओल्डर वन इज 7, यानी कि छोटा वाला जो है वो 4 साल का है और जो बड़ा वाला भाई है वो 7 साल का है। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक अ न्यू मॉडल ऑफ मोबाइल, यानी कि क्या तुम जो मोबाइल का नया मॉडल है उसे देखना चाहोगे। आंसर है सर्टनली, यानी द न्यू मोबाइल्स आर मच लाइटर देन द ओल्ड वंस, यानी कि हाँ, क्योंकि जो नया मोबाइल है वो ज़्यादा हल्के हैं किसके कंपैरिजन में, जो पुराने मोबाइल की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोबाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वंस। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू वांट, यानी कि किस टाइप के कार को आप चाहते हो। आंसर है, आई डोंट माइंड व्हाट काइंड ऑफ कार इट इज़, यानी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार का कार है, यानी कौन से ब्रांड का वो कार होगा। आई जस्ट वॉन्ट डैश, यहाँ पर आ जाएगा आई जस्ट वॉन्ट वन दैट गेट्स मी टू ऑफिस, यानी कि मैं जस्ट एक ऐसा कार चाहता हूँ जो मुझे बस ऑफिस तक पहुँचा सके। ठीक है, यानी वो सिर्फ एक ही कार खरीदना चाहेगा, दैट्स वाई आंसर आ जाएगा वन। आई जस्ट वॉन्ट वन दैट गेट्स मी टू ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू बाय, यानी कि आप क्या खरीदना चाहते हो। आंसर है, आई नीड सम न्यू कलर पेंसिल्स, यानी कि मुझे कुछ नए कलर पेंसिल्स यानी नए कलर पेंसिल की आवश्यकता है। द वंस आई हैव एट द मोमेंट आर ब्रोकन, तो बच्चों यहाँ पर आएगा वंस, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे साइड में देख सकते हैं आर ब्रोकन कहा गया है, मतलब कि जो मेरे पास में कलर पेंसिल्स हैं वो ब्रोकन हो चुके हैं, मतलब टूट चुके हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उन्हें नए कलर पेंसिल को वो खरीदना चाहता है। ठीक, तो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही। आज के इस सेशन में हमने ग्रामर पोर्शन से डील किया है, तो इस सेशन को आप फिर से ध्यान से पढ़िए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग।